गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसमें दो चीजें उधार रह गई थी। एक तो किसी क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दूसरा कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड। तो आज इन दोनों चीजों को भी कर लेते हैं ना। तो चलो, सबसे पहले क्यूब में अलग अलग पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, इसको एक बार कर लेते हैं, है ना। तो देखो जैसे इस बार मान लेते हैं कि कोई क्यूब है और उसकी साइड के अलोंग हमने आर आर के आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगाए, है ना। पता होगा कि क्यूब में टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 12 साइड होती है ना। बस हम क्या करेंगे, इसके हर एक साइड के अलोंग आर आर के हमने रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। बस इसमें हमको अलग अलग पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। जैसे कई बार हमको पूछता है कि इसके दो अपोजिट डायगोनल, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। उसके बाद कई बार हमको पूछता है कि सेम प्लेन में जो डायगोनल है, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं। तो सेम प्लेन में जो डायगोनल है उनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और तीसरा पूछता है कि क्यूब में किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूछता है। तो चलो इसको करते हैं। फिर देखो बच्चों, इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं इसको करने का सबसे सिंपल वाला मेथड बता रहा हूँ। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि हमको क्यूब में दो अपोजिट डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड किरचॉफ वाला मेथड रहता है। फिर दो फेस डायगोनल के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है मेथड ऑफ सिमेट्री। और अगर दो कॉन्सिक्यूटिव साइड के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है अपना सर्किट रिडक्शन मेथड। तो इन तीनों को करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि आर आर के 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं और इनको क्यूब की साइड के अलोंग लगाया है। बस सबसे पहले हमको पूछा है कि क्यूब के बिल्कुल दो अपोजिट डायगोनल है ना। तो क्यूब के दो अपोजिट डायगोनल, इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। और ध्यान रखना कि हम करने को तो मूर्खों टाइप से तीनों क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अपनी एनसीईआरटी की बुक में केवल ये पहला वाला एग्जाम्पल दे रखा है। इसलिए अगर तुम्हारे किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वही पूछा जाएगा। तो बच्चों, हमको इस और इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब समझते हो ना। तो इसका मतलब है कि करंट अगर इस पॉइंट से एंटर करे और इधर से निकले तो ये पूरा सिस्टम टोटल कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो देखना है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना। तुम अच्छे ध्यान रखना कि क्यूब में अगर दो बिल्कुल अपोजिट डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता है, किरचॉफ वाला मेथड। वैसे तो बुक में इसके और भी बहुत सारे मेथड दिए होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि दो अपोजिट डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हो, तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है किरचॉफ वाला मेथड। मतलब वही एलिमेंट्री मेथड जिससे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिराइव किया था, है ना। तो ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट, है ना, दो अपोजिट डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का सबसे बेसिक मेथड लगाएंगे ना। मतलब हम क्या करते हैं कि कोई बैटरी नहीं है फिर भी जबरदस्ती वी वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, है ना। वही कि कोई बैटरी नहीं है फिर भी जबरदस्ती वी वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं। और हम देखते हैं कि वी वोल्टेज की बैटरी लगाने से इस पूरे सिस्टम में करंट कितनी एंटर करेगी वो देखेंगे। और तुम आराम से बताओ कि वी वोल्टेज की बैटरी लगाने से अगर करंट आई एंटर करती है, तो इस पूरे डब्बे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी ओपन आई। बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को हमने ऐसे ही डिराइव किया था ना। तो दो अपोजिट डायगोनल के बीच भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो सबसे फास्ट तरीका ये रहेगा कि जबरदस्ती वी वोल्टेज की बैटरी लगा देंगे।
V वोल्टेज की बैटरी लगाने से सिस्टम में करंट I एंटर करती है, तो डब्बे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V ओपन I। तो बस हमको मेनली, है ना, हमको मेनली ये देखना है कि अगर V वोल्टेज की बैटरी लगाएं तो पूरे सिस्टम में करंट कितनी एंटर करेगी वो देखते हैं। मान लेते हैं कि बैटरी लगाने से पूरे सिस्टम में करंट I एंटर कर गई। तो आराम से बताओ कि इस I करंट को, यानी इस I करंट को बहने के ऐसे 3 रास्ते मिलेंगे, तो करंट डिवाइड होगी। और सबसे मेन चीज तुम सोच के बताओ ना, सबसे मेन चीज तुम सोच के बताओ कि करंट इस डायगोनल से एंटर कर रही है और बिल्कुल अपोजिट डायगोनल से निकल रही है, तो फिर ये तीनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। एकदम क्लियरली बोल सकते हैं, करंट अगर इस डायगोनल से एंटर करे और बिल्कुल अपोजिट डायगोनल से निकले, तो ये तीनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मतलब सिमेट्रिकल होंगे। तुम बताओ कि करंट अगर इधर से एंटर करे और इधर से निकले, तब तो ये तीनों रास्ते आइडेंटिकल नहीं होंगे। और इस केस में भी ये तीनों रास्ते आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन करंट यहां से एंटर करे और बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर से निकले, तो बताए तीनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेन चीज है कि करंट इस कॉर्नर से एंटर करे और बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर से निकले, तो फिर ये तीनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, तो तीनों से बराबर बराबर करंट जाएगी। तो आई करंट आ रही है, तो इधर से कितनी जाएगी, I/3, इधर से भी I/3 और इधर से भी I/3 ऐसी जाएगी। और हम बोल सकते हैं कि बताओ आई करंट एंटर कर रही है, तो ऑब्वियसली आई करंट निकलेगी भी सही। और I/3 और I/3 के रेशियो में एंटर कर रही है, तो सिमेट्रिकली I/3 और I/3 के रेशियो में निकलेगी भी सही, है ना। चलो थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं ना। तो बताओ, तीनों ब्रांच से I/3 करंट जाएगी, तो इधर से भी I/3 करंट आएगी ना। अब बताओ, अब इस I/3 करंट को बहने के वापस दो रास्ते मिल गए, तो वापस करंट डिवाइड होगी। और पक्का बोल सकते हैं कि बताओ, इस बार भी ये दोनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो करंट वापस आधी आधी बटेगी। तो I/3 में से इधर कितनी जाएगी, I/6, और इधर से भी I/6। बस अब और कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। बताओ, अब किरचॉफ लूप लगाने का एक नोन रास्ता मिल गया ना, किरचॉफ लूप लगाने का एक बिल्कुल ज्ञात रास्ता मिल गया, तो बस सिंपली इस रास्ते के अलोंग किरचॉफ लूप लगा देंगे, है ना। तो उसके लिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं, जो नोन रास्ता है उसके अलोंग चलते हैं, और बताओ घूम फिर करके वापस वहीं पहुंच जाएंगे, तो RHS में 0। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैटरी आ रही है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, और बैटरी के नेगेटिव पार्ट में एंटर करें तो -V। फिर बताओ, ये रेजिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस IR और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +IR, तो प्लस I की जगह I/3 इंटू R। फिर बताओ, वापस रेजिस्टर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस IR और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +IR, तो I की जगह I/6 इंटू R। वापस रेजिस्टर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस IR, और वापस करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो +IR, तो I की जगह I/3 इंटू R। और तुम बताओ कि जहां से स्टार्ट हो वापस वहीं पहुंच गए, तो RHS में कितना आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो I इक्वल टू तुम्हारे पास 6V/5 आ रहेगा। बस अब हमको जो चाहिए था हमको मिल गया ना, अब हमको चाहिए था हमको मिल गया, तो हम पक्का है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि अगर V वोल्टेज की बैटरी लगाओ, तो इस पूरे सिस्टम में करंट कितनी एंटर करेगी, 6V/5 आर। तो बस तुम आराम से, है ना, तुम आराम से बताओ कि अगर V वोल्ट, है ना, आराम से बताओ कि V वोल्टेज की बैटरी लगाने से पूरे सिस्टम में करंट I एंटर कर रही है, तो इस पूरे डब्बे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V/I। तो V/I कितना है, 6V/5R। V से V कैंसल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5R/6, ये कर लिया। और ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की बुक में केवल ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, तो अगर तुम्हारे किसी एग्जाम में पूछेगा तो केवल पहले वाला एग्जाम्पल पूछेगा, तो इसी पे ही ज्यादा ध्यान दें।
चलो बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं ना। तो इस बार भी हमको दे रखा है वही क्यूब है जिसमें 12 साइड्स होती हैं। हर एक साइड के लोग आर आर का रेजिस्टर लगा दिया है और जो पिछला पार्ट था उसमें तो बिल्कुल दो अपोजिट कॉर्नर मतलब दो बिल्कुल अपोजिट डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, लेकिन इस बार हमको पूछा है ना, इस बार हमको पूछा है कि सेम प्लेन में जो दो डायगोनल हैं इनको फेस डायगोनल भी बोलते हैं। तो इस बार हमको पूछा है कि सेम प्लेन में दो डायगोनल हैं, इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व अलग फिगर में कर रहा हूँ, है तो वही क्यूब है और हमको पूछा है कि फेस डायगोनल मतलब सेम प्लेन में जो डायगोनल है इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। और इसका मतलब समझते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि करंट इधर से एंटर करे और इधर से निकले तो ये पूरा सिस्टम टोटल कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो देखना है तो अच्छे ध्यान रखना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि दो बिल्कुल अपोजिट डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तब तो किरचॉफ वाला मेथड बेटर रहता है, लेकिन अगर सेम प्लेन में जो दो डायगोनल है इन दोनों के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो इस बार सबसे बेस्ट मेथड रहेगा मेथड ऑफ सिमेट्री। तो इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब हम सिमेट्री वाला मेथड लगाएंगे, है ना। तो चलो अपने समझने के लिए मान लेते हैं कि वी वोल्टेज की कोई बैटरी लगा दी, है ना। तो अपने समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई बैटरी लगा दी, तो हमको पता है कि बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगी और करंट इधर से एंटर करेगी, है ना। तो चलो मान लेते हैं कि इधर से एक्स करंट एंटर कर गई है ना। अब तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ कि करंट अगर इधर से एंटर करे और इधर से निकले तो इस बार केवल ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल होंगे, ये डिफरेंट होगा, है ना। तो ये मेन चीज है यार, ये मेन चीज है, तो ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। तुम कंपेरेटिवली ध्यान रखना कि करंट अगर, है ना, करंट अगर इस डायगोनल में एंटर करे और बिल्कुल अपोजिट डायगोनल से निकले, है ना, करंट अगर इधर से एंटर करे और बिल्कुल अपोजिट डायगोनल से निकले तब तो तीनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, लेकिन करंट अगर इधर से एंटर करे इधर से निकले तब केवल ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये रास्ता डिफरेंट होगा। बस मान लेते हैं कि इधर से करंट एक्स एंटर कर रही है, तो हमको पता है कि करंट यहां से एंटर करे इधर से निकले तो इस बार ये दोनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो इधर से करंट एक्स एंटर करेगी तो सिमेट्रिकली इधर भी एक्स एंटर करेगी, लेकिन ये रास्ता डिफरेंट होगा, तो इधर मान लेते हैं वाई एंटर कर रही है। तो तुम खुद बताओ कि इधर करंट एक्स, इधर भी एक्स और इधर वाई एंटर कर रही है, मतलब टोटल कितनी करंट एंटर कर रही है, 2x प्लस वाई, और एक्स एक्स और वाई के रेशियो में एंटर कर रही है। अब बताओ सर्किट सिमेट्रिकल है और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि सर्किट सिमेट्रिकल हो तो हम इनपुट के बाद डायरेक्टली आउटपुट पर जंप करेंगे, तो तुम आराम से बताओ, ठीक है। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि 2x प्लस वाई करंट एंटर कर रही है तो ऑब्वियसली 2x प्लस वाई करंट निकलेगी भी सही, और सबसे मेन चीज है कि सर्किट सिमेट्रिकल है तो करंट जिस रेशियो में एंटर करेगी उसी रेशियो में निकल जाएगी, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि 2x प्लस वाई करंट एंटर कर रही है तो ऑब्वियसली 2x प्लस वाई करंट निकलेगी, और सर्किट सिमेट्रिकल है इससे करंट एक्स एक्स और वाई के रेशियो में एंटर कर रही है तो सिमेट्रिकली एक्स एक्स और वाई के रेशियो में निकलेगी। किसी को शक तो नहीं है ना, ऐसा नहीं कि बाद में अपनी बात से तुम पलट जाओ, है ना। तो पक्का बोल सकते हैं कि 2x प्लस वाई एंटर करिए तो 2x प्लस वाई निकलेगी भी सही, और सर्किट सिमेट्रिकल है तो करंट एक्स एक्स और वाई के रेशियो में एंटर कर रही है तो सिमेट्रिकली एक्स एक्स और वाई के रेशियो में निकलेगी भी सही। तो बस अब हमने इनपुट भी बिल्कुल पक्का कर दिया, है ना। तो हमने इनपुट बिल्कुल पक्का कर दिया और आउटपुट भी बिल्कुल पक्का कर दिया। बस अब हम सर्किट के अंदर जाकर के देखते हैं और देखते हैं कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री का सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं ना। तो चलो पहले इस ब्रांच पे देखते हैं। तो तुम बताओ कि इनपुट से पता चल रहा है कि इधर से एक्स करंट आ रही है और आउटपुट से पता चल रहा है कि इधर से एक्स करंट जा रही है,
ठीक है ना? वही इनपुट से पता चल रहा है कि एक्स करंट आ रही है और आउटपुट से पता चल रहा है कि एक्स करंट जा रही है। तो तुम खुद बताओ कि इधर से जितनी करंट आ रही है उधर से उतनी करंट जा रही है, मतलब पक्का है कि इस ब्रांच की कोई भी करंट ऊपर वाले पार्ट में नहीं जा रही होगी, है ना? पक्का है इस ब्रांच की कोई भी करंट ऊपर वाले पार्ट में नहीं जा रही होगी। तो बताओ इस ऊपर वाले वायर में ना, इस ऊपर वाले वायर में कोई करंट नहीं जा रही होगी, मतलब ये सर्किट में हिस्सा ले ही नहीं रहा है। इसका होना या नहीं होना बराबर, इसको सर्किट से हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यही लॉजिक हम इस वाली ब्रांच के लिए भी लगा सकते हैं कि बताओ इनपुट से पता चल रहा है कि एक्स करंट आ रही है और आउटपुट से पता चल रहा है कि एक्स ही करंट जा रही है। तो बताओ इधर से जितनी करंट आ रही है उधर से उतनी करंट जा रही है, मतलब पक्का है कि इस वायर की भी कोई भी करंट ऊपर वाली ब्रांच पे नहीं जा रही होगी, मतलब इस वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। तो बताओ, है ना? इस वायर में भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये वायर भी सर्किट में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो इसका भी होना या नहीं होना बराबर है, इसको भी सर्किट से हटा सकते हैं। और तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि इन दोनों वायर को सर्किट से हटा दिया, अब तो सर्किट बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तो सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो देखते ही बताओ, है ना? कि इन दोनों वायर को हटा दिया, तो देखते ही बताओ कि ये वायर और ये दोनों पूरी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो रिजल्टेंट 2R, ये R और ये R भी पूरी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका भी रिजल्टेंट 2R। फिर बताओ, ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R। फिर इनके रिजल्टेंट R के साथ ये R और ये R सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले पूरे रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस R मतलब 3R। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो भी रास्ता है उसका टोटल रेजिस्टेंस 3R। अब नीचे देखते हैं, तो बताओ ये R और ये R सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो रिजल्टेंट 2R। ये R और ये R भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो रिजल्टेंट 2R। ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन सब का रिजल्टेंट कितना हो गया? R। बस तुम आराम से बताओ तुम आराम से बताओ कि ऊपर वाला जो रास्ता है उसका टोटल रेजिस्टेंस 3R है, नीचे वाला रास्ता उसका टोटल रेजिस्टेंस R। तो ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/3R। इसको सॉल्व कर लोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/4। ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलो बच्चों, हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। तो इस बार वही क्यूब है, 12 साइड्स हैं, सब के अलोंग आर आर के हमने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। तो इस बार हमको पूछा है कि इस क्यूब में किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट जैसे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। और इसका मतलब भी समझते हैं ना। तो इसका मतलब है कि करंट अगर ए से एंटर करे और बी से निकले, तो अब ये पूरा सिस्टम टोटल कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो देखना है। फिर तुम कंपैरेटिवली याद रखना कि दो बिल्कुल अपोजिट डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो किरचॉफ वाला मेथड सबसे बेस्ट रहता है। ऐसे ही सेम प्लेन में जो दो डायगोनल है उनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो मेथड ऑफ सिमेट्री सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर हमको, है ना, अगर हमको दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो अब सबसे बेस्ट मेथड होगा सर्किट रिडक्शन मेथड। उसी से करते हैं ना। देखो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है ना, चलो इस पॉइंट को हिम्मत करके सी मान लेते हैं, है ना? तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल फीलिंग से सोच सकता है ना? स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल फीलिंग सोच सकता है कि करंट अगर ए से एंटर करे और बी से निकले, तो ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मतलब सिमेट्रिकल होंगे। तो देखो पॉइंट सिमेट्रिकल कब होते हैं, है ना? पॉइंट सिमेट्रिकल कब होते हैं उसका कंसेप्ट मैंने तुमको पहले बताया था, ठीक है?
तो मैंने क्लियरली बताया था ना, मैंने क्लियरली बताया था कि कोई भी पॉइंट्स अगर इनपुट मतलब एंट्रेंस से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर हो और आउटपुट मतलब एग्जिट से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर हो, तो वो दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल होंगे, है ना। तो तुम बताओ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना, बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एंट्रेंस से भी एक एक कदम दूर है, दिख रहा है ना। ये दोनों पॉइंट एंट्रेंस से भी एक एक कदम दूर है, मतलब एंट्रेंस से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है और एग्जिट से दो दो कदम दूर है, मतलब एग्जिट से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। ये देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट एंट्रेंस से एक एक कदम दूर है, मतलब एंट्रेंस से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है और ये जो एग्जिट है, एग्जिट से दो दो कदम दूर है, मतलब एग्जिट से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। बस ये दोनों पॉइंट एंट्रेंस से भी बराबर डिस्टेंस पर है और एग्जिट से भी बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। मतलब जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। तो बताओ इधर इधर पोटेंशियल सेम है तो पॉइंट को भी सेम बोल सकते हैं, मतलब इस पॉइंट को अगर सी बोले तो इस पॉइंट को भी सी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे बताओ ये पॉइंट डिफरेंट होगा तो इसको डी बोल देते हैं, इसके तो सिमेट्रिकल कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना। उसके बाद ये पॉइंट भी डिफरेंट होगा, इसको कोई और पॉइंट बोल लेते हैं, हिम्मत करके ई बोल लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम एफ बोल लेते हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं कि बताओ इस बार ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मतलब सिमेट्रिकल होंगे, है ना। ये भी देख सकते हो। तो तुम बताओ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो भी एंट्रेंस से दो कदम दूर है और ये वाला जो पॉइंट है वो भी एंट्रेंस से दो कदम दूर है, मतलब ये दोनों पॉइंट एंट्रेंस से भी बराबर डिस्टेंस पर है और एग्जिट, तो ये पॉइंट भी एग्जिट से एक कदम दूर है और ये भी एग्जिट से एक कदम दूर है, मतलब एग्जिट से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं, हम पक्का बोल सकते हैं कि ये दो पॉइंट जो है वो एंट्रेंस से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है और एग्जिट से भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब ये दोनों पॉइंट भी बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। पोटेंशियल सेम है तो पॉइंट को भी सेम बोल सकते हैं, मतलब ये पॉइंट एफ है तो इसको भी एफ बोल सकते हैं। तो बताओ, ये बताओ हमने हर एक पॉइंट को डिफाइन कर लिया, बस अब इस सर्किट को सिंप्लीफाइड करके बनाएंगे। इस बच्चों अब इस सर्किट को सिंप्लीफाइड करके बनाएंगे। तो तुम बताओ कि हमको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक तरफ एक सिरे पर ए लिखते हैं, दूसरी सिरे पे बी लिखते हैं और ऐसे वायर बना देते हैं ताकि याद रहे कि ए और बी के बीच रिजल्टेंट निकालना है। और बताओ बीच में और कौन होंगे, बीच में और कौन होंगे, सी डी ई एफ है बीच में कहीं होंगे, तो इनको बीच में बनाएंगे लेकिन सही क्रम से बनाएंगे यार। तुम बताओ कि अगर, है ना, तुम बताओ कि अगर एंट्रेंस ए से स्टार्ट करें तो पहले किसका क्रम आता है, सी पहले आता है ना, बोल सकते हैं ना कि अगर एंट्रेंस ए से स्टार्ट करें तो पहले सी का क्रम पहले आता है तो सी को पहले लिखेंगे। उसके बाद बताओ इनपुट से स्टार्ट करें तो उसके बाद कौन आएगा, डी, तो डी का ऑर्डर इसके बाद में आता है तो डी को इधर। उसके बाद बताओ कौन आएगा, ई, तो उसको इधर लिखेंगे। और अगर एंट्रेंस ए से स्टार्ट करें तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, एफ, तो एफ को इधर बनाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है यार, है ना, कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो एक सिरे पे ए, दूसरे सिरे पर बी, ऐसे वायर भी बना देंगे। और बताओ ए से स्टार्ट करें ना, अगर ए से स्टार्ट करें तो पहले सी पॉइंट आता है, सी पॉइंट को पहले, उसके बाद डी का ऑर्डर आता है तो डी को उसके बाद ई पॉइंट आएगा, ई को उसके बाद, और एफ पॉइंट सबसे लास्ट में आएगा तो एफ पॉइंट को इधर। बस अब तो सिंपली एक के बाद एक रेजिस्टर को काट करके इधर लगाएंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। तुम बताओ कि आर का ये रेजिस्टर किसके बीच है, बताओ ए और सी के बीच है, तो इसको काट करके ए और सी के बीच आर का रेजिस्टर लगा देते हैं। फिर इसको पकड़ते हैं, बताओ आर का ये रेजिस्टर भी ए और सी के बीच है, तो इसको भी काट करके ए और सी के बीच आर का ये रेजिस्टर। चलो अब इसको देखते हैं, तो बताओ ये रेजिस्टर किसके बीच है, सी और डी के बीच है, तो इसको काट करके सी और डी के बीच आर का रेजिस्टर लगा दिया।
फिर बताओ आर का ये रेजिस्टर भी किसके बीच है, सी और डी के बीच है, तो इसको भी काट करके सी और डी के बीच आर का ये रेजिस्टर लगा दिया। फिर इसको देखते हैं, तो बताओ आर का ये रेजिस्टर किसके बीच है, डी और ई के बीच है, तो इसको काट करके डी और ई के बीच आर का ये रेजिस्टर लगा दिया। चलो और आगे बढ़ते हैं, बताओ आर का ये रेजिस्टर किसके बीच है, ई और एफ के बीच है, तो इसको काट करके ई और एफ के बीच आर का रेजिस्टर। फिर आर का ये रेजिस्टर भी ई और एफ के बीच है, तो इसको भी काट करके ई और एफ के बीच आर का ये रेजिस्टर लगा देते हैं, है ना। फिर चलो इसको देखते हैं, तो बताओ आर का ये रेजिस्टर किसके बीच है, बी और एफ, एफ और बी के बीच है, तो इसको काट करके एफ और बी के बीच आर का ये रेजिस्टर। फिर आर का ये रेजिस्टर भी एफ और बी के बीच है, तो इसको भी काट करके एफ और बी के बीच आर का ये रेजिस्टर। और बचा कौन सा ये, तो आर का ये रेजिस्टर किसके बीच है, सी और एफ के बीच है, तो इसको काट करके सी और एफ के बीच आर का ये रेजिस्टर लगा देंगे। और वैसे ही आर का ये रेजिस्टर भी सी और एफ के बीच है, तो इसको भी काट करके सी और एफ के बीच आर का ये दूसरा रेजिस्टर लगा देंगे। बताओ सारे रेजिस्टर को काट करके इधर लगा दिया ना। ये भी एक बार चेक कर लेंगे कि 12 साइड होती है, तो 12 रेजिस्टर है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11। ओके, एक रेजिस्टर मिस हो गया अपनों से, ये वाला रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर हमसे मिस हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि साथ में आर का ये रेजिस्टर भी है, जो किसके बीच है, ए और बी के बीच है, तो इस रेजिस्टर को काट करके ए और बी के बीच आर का ये रेजिस्टर। तो देखो मैं खुद भी भूल गया एक, तो ध्यान रखना जब भी करेंगे तो एक बार काउंट कर लेना, ठीक है। तो बस काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि एक रेजिस्टर कम रह गया, तो ए और बी के बीच आर का रेजिस्टर है, उसको काट करके इधर लगा दिया। बस आराम से बताओ कि बताओ सारे रेजिस्टर को काट करके इधर लगा दिया, मतलब ये वाला सर्किट इक्विवेलेंट इधर कंप्लीट हो गया। बस अब तो बताओ, है ना, अब तो बताओ बिल्कुल सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गए, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फटाफट निकाल सकते हैं ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते बताओ, है ना, देखते बताओ कि आर और आर ये दोनों बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका रिजल्टेंट आर बाई टू। आर और आर ये भी दोनों पैरेलल में है, तो इनका भी रिजल्टेंट आर बाई टू। और इस आर बाई टू, है ना, इनका रिजल्टेंट आर बाई टू, ये आर और ये आर बाई टू, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन सब का रिजल्टेंट आर बाई टू प्लस आर बाई टू मतलब टू आर, तो इन सब का रिजल्टेंट टू आर हो गया। वैसे बताओ ये आर और ये आर भी पैरेलल में, इनका रिजल्टेंट आर बाई टू। अब तुम आराम से बताओ, चलो वैसे ये भी निकाल लेते हैं, फिर तुम आराम से बताओ कि ये दोनों भी पैरेलल में, इनका भी रिजल्टेंट आर बाई टू, और ये दोनों भी पैरेलल में, इनका भी रिजल्टेंट आर बाई टू। चलो और आगे बढ़ते हैं, तो तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, सी से एफ तक, ये आर बाई टू, आर और ये आर बाई टू सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन सब का रिजल्टेंट टू आर था ना, तो बताओ इन सब का रिजल्टेंट टू आर, और इन दोनों का रिजल्टेंट आर बाई टू। तो तुम बताओ, फिर तुम बताओ कि ये टू आर और ये आर बाई टू, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 1 अपन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपन आर बाई टू प्लस 1 बाई टू आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अपने पास, इनको सॉल्व करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5 आर बाई 2 आर बाई 5 ये आ जाएगा, है ना। तो इन सब का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 आर बाई 5 ये आएगा। फिर बताओ इन सब के रिजल्टेंट 2 आर बाई 5 के साथ ये आर बाई टू और ये आर बाई टू सीरीज में है, तो इस ऊपर वाली पूरी ब्रांच का रिजल्टेंट कितना हो गया, आर बाई टू प्लस 2 आर बाई 5 प्लस आर बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा, 7 आर बाई 5। तो तुम बताओ कि ऊपर वाली पूरी ब्रांच का रिजल्टेंट 7 आर बाई 5 हो गया ना, तो बताओ ऊपर वाली ब्रांच का रिजल्टेंट 7 आर बाई 5, उसके साथ ये आर किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओपन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओपन आर वन की जगह 7 आर बाई 5 प्लस 1 ओपन आर टू की जगह आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 7 आर बाई 12 आ गया।
तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, है ना? तो ध्यान रखना है ना, तो अच्छे ध्यान, ताकि अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से तीनों केस बता दिए, लेकिन ध्यान रखना कि अपने एनसीईआरटी की बुक में केवल ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, इसलिए रिवाइज तीनों को करना, लेकिन ज्यादा इसी को रिवाइज करना। मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हारे किसी भी एग्जाम में आया तो ये वाला ही क्वेश्चन आएगा, जिसको किरचॉफ से सबसे इजीली किया जा सकता है। चलो बच्चों, अब इस चैप्टर में सबसे लास्ट में हम किसी कार्बन रेजिस्टर के कलर कोड पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये कार्बन रेजिस्टर क्या होते हैं, वो देखते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना कि अभी तक तो इस पूरे चैप्टर में हमने मेटेलिक रेजिस्टर को स्टडी किया था, है ना? तो अभी तक तो इस पूरे चैप्टर में हमने केवल मेटेलिक रेजिस्टर को स्टडी किया था, लेकिन ध्यान रखना कि जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कोई टीवी का रिमोट हो, कोई कंप्यूटर हो, कोई मोबाइल हो, इस तरह से जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें मेटेलिक रेजिस्टर की जगह कार्बन रेजिस्टर का यूज होता है, जो ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो ध्यान रखना कि टीवी के रिमोट, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, इस टाइप से जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें मेटेलिक रेजिस्टर की जगह ग्रेफाइट से बने कार्बन रेजिस्टर का यूज होता है। बस एक बार देखते हैं कि रिमोट जैसे जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें मेटेलिक रेजिस्टर की जगह कार्बन रेजिस्टर का यूज क्यों होता है, वो देखते हैं, है ना? तो देखो इसके दो रीजन है ना? पहला रीजन तो ये है कि जो मेटेलिक रेजिस्टर होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो रिमोट जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो फिट नहीं बैठते, लेकिन जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं वो बहुत छोटी साइज के होते हैं। ये चित्र में बता रखा है ना, तो कार्बन रेजिस्टर इस टाइप की बहुत छोटी साइज में होते हैं, है ना? बहुत छोटी साइज के होते हैं, इसलिए रिमोट जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इजीली फिट बैठ जाते हैं ना। जैसे कोई टीवी का रिमोट है, उसमें हमको 50 मेगा ओम जितने रेजिस्टेंस की जरूरत है। बताओ 50 मेगा ओम जितना रेजिस्टेंस अगर किसी मेटेलिक वायर से अचीव करना हो, तब तो उस वायर की रिक्वायर्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी, 3 या 4 मीटर होगी। अब तुम बताओ कि 3 या 4 मीटर का लंबा मेटेलिक रेजिस्टर क्या टीवी के रिमोट के अंदर कोई फिट बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। लेकिन ध्यान रखना कि यही 50 मेगा ओम रेजिस्टेंस अगर हमको कार्बन रेजिस्टर से अचीव करना हो, तो उसकी रिक्वायर्ड साइज बहुत छोटी होती है। मतलब कार्बन रेजिस्टर में तो छोटी सी साइज में भी हमको 50 मेगा ओम जितना रेजिस्टेंस अचीव हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि लार्ज रेजिस्टेंस मेटेलिक रेजिस्टर से अगर अचीव करने हो तो बहुत ज्यादा साइज के होंगे, जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिट नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर कार्बन रेजिस्टर हो तो उसकी साइज बहुत छोटी होगी, वो रिमोट जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। इसीलिए, है ना, इसीलिए छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कार्बन रेजिस्टर का यूज होता है ना। उसके बाद दूसरा एक और रीजन है कि तुम बताओ कि अगर इतना ज्यादा रेजिस्टर अगर मेटेलिक वायर से अचीव करना हो, तो उसके लिए उनको लंबा वायर यूज करना पड़ेगा, जिसका खर्चा है, कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर वही रेजिस्टर अगर कार्बन रेजिस्टर से अचीव करना हो, तो कार्बन में तो सिंपली ग्रेफाइट का यूज होता है। तो 50 मेगा ओम जितना अगर कार्बन रेजिस्टर हो, तो ग्रेफाइट का बना होता है, बहुत सस्ता होता है। 50 मेगा ओम का अगर मेटेलिक रेजिस्टर हो तो है ना, उसकी कीमत जैसे कि 200 रुपए हो। अगर वही तुम ग्रेफाइट या कार्बन रेजिस्टर से अचीव कर रहे हो तो उसकी कीमत 2 पैसा के लगभग होगी, बहुत ही सस्ता होता है। तो बस ये ध्यान रखना है ना। एक लाइन में बोल सकते हैं कि मेटेलिक रेजिस्टर के कंपैरिजन में कार्बन रेजिस्टर साइज में बहुत छोटे होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। इसीलिए रिमोट जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें मेटेलिक रेजिस्टर की जगह हम ग्रेफाइट से बने छोटे-छोटे कार्बन रेजिस्टर का यूज करते हैं। देखो बच्चों, कार्बन रेजिस्टर में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमको पता है कि कार्बन रेजिस्टर का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इस कार्बन रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिजिट की फॉर्म में तो इसके ऊपर नहीं लिख सकते। जैसे मान लेते हैं कि कोई कार्बन रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 23 इंटू 10 to the power 4 ओम है। अब बताओ, कार्बन रेजिस्टर की साइज बहुत छोटी होती है और इस छोटी सी साइज पर, है ना,
छोटी सी साइज पर इसका रेजिस्टेंस अगर डिजिट की फॉर्म में 23 × 10⁴ हम इसको लिखा तो बताओ दिखेगा ही नहीं, छोटी सी साइज है। और उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस को अगर डिजिट की फॉर्म में लिखे तो उसको देखना बहुत मुश्किल होगा, उसको देखने के लिए भी हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि कार्बन रेजिस्टर का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस छोटी सी साइज के ऊपर उसके रेजिस्टेंस को डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमको दिखेगा ही नहीं। इसलिए ना, इससे ध्यान रखना कि कार्बन रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको सीधे सीधे डिजिट की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह इसके ऊपर ऐसे कलर कोड बने होते हैं। जैसे कि जो भी कार्बन रेजिस्टर जो छोटा सा होता है उसके ऊपर ऐसे कलर कोड बने होते हैं, तो कलर की रिंग होती है, जैसे एक रिंग रेड, ब्लू, येलो, गोल्डन, इस टाइप से कलर्स की रिंग होती है जिसको कलर कोड बोलते हैं। तो तुम खुद बताओ कि कार्बन रेजिस्टर बहुत छोटी सी साइज का होता है, इसका रेजिस्टेंस अगर डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे तब तो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर कलर कोड होंगे, मतलब कलर की रिंग होगी, तो वो हमको क्लियरली दिख जाएगी। इसीलिए उसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट लिखने की जगह इसके ऊपर कलर्स की रिंग होती है, मतलब इसके ऊपर कलर कोड होते हैं, है ना। तो बस वो एक बार देखते हैं कि जो कार्बन रेजिस्टर है ना, एक बार देखते हैं कि कार्बन रेजिस्टर के कलर कोड क्या होते हैं, और कलर कोड दे रखे हो तो उससे कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फिर बच्चों ध्यान रखना कि कार्बन रेजिस्टर के कलर कोड देखते हैं तो उसके लिए एक मंत्र याद रखना। फिर तो अपना मंत्र क्या होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से लाया वेरी गुड वाइफ, है ना। तो उसको ऐसे याद रखना है कि बीबी रॉय कोई आदमी है, ये ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया, एक वेरी गुड वाइफ लाया, बस, है ना। तो मंत्र को ऐसे बोलेंगे कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया, वेरी गुड वाइफ लाया, बस। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं बी बी रॉय मतलब ROY, ये ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया, वेरी गुड वाइफ, इस तरह से। तो इस मंत्र को ऐसे लिखेंगे कि बीबी रॉय मतलब ROY ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया, वेरी गुड वाइफ। अब देखो हर एक है ना, हर एक अक्षर का मतलब क्या होता है वो देखना। तो ध्यान रखना कि इसमें ये जो बी है उसका मतलब ब्लैक, इस बी का मतलब ब्राउन। तो याद रखना कि कभी भी एक ही अक्षर दो दो तीन तीन बार रिपीट हो रहा हो तो उसमें जो कलर गहरा है, जो डार्क है वो पहले आएगा, और जो कलर हल्का है वो बाद में आएगा। तो बताओ, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, इसमें ब्लैक सबसे डार्क है, इससे पहले आएगा, ब्राउन थोड़ा सा हल्का है, इससे बाद में आएगा, और ब्लू कलर और हल्का होता है, इससे और बाद में आएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि इसमें इस बी का मतलब ब्लैक, इस बी का मतलब ब्राउन, फिर ये जो आर है उसका मतलब तो ऑब्वियसली रेड ही होगा, ओ का मतलब ऑब्वियसली ऑरेंज, वाई का मतलब ऑब्वियसली येलो, जी का मतलब ऑब्वियसली ग्रीन, फिर ये जो बी है उसका मतलब होता है ब्लू क्योंकि इनसे हल्का है, फिर वी का मतलब ऑब्वियसली कि वॉयलेट होगा, फिर जी का मतलब ग्रे। तो ध्यान रखना कि इसमें जी दो बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इसमें ग्रीन थोड़ा सा गहरा डार्क कलर होता है, इससे पहले आएगा, और ग्रे हल्का कलर होता है, इससे बाद में आएगा, और लास्ट में जो डब्ल्यू उसका मतलब ऑब्वियसली व्हाइट। तो लिख सकते हैं ना, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, सबका मतलब भी लिख सकते हैं कि इस बी का मतलब ब्लैक, इस बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, इस बी का मतलब ब्लू, फिर वी का मतलब वॉयलेट, इस जी का मतलब ग्रे, और डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। ये हमने देख लिया है ना। अब देखो, अब एक बार देखते हैं कि हर एक कलर है ना, हम देखते हैं कि हर एक कलर की डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा वो देखना है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि इसमें जो गिनती है वो 1 से स्टार्ट नहीं करते, 0 से स्टार्ट करते हैं, है। तो दूसरी मेन चीज ध्यान रखना कि इसमें जो गिनती है वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना, तो हम गिनती लिख सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं। फिर बच्चों हर एक कलर कोड कितने डिजिट के इक्विवेलेंट होगा वो देख सकते हैं, तो फटाफट बोल सकते हैं ना, बिल्कुल फटाफट बोल सकते हैं कि बी मतलब ब्लैक, ये 0 के इक्विवेलेंट है, बी मतलब ब्राउन, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, आर मतलब रेड है 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ओ मतलब ऑरेंज है 3 को, वाई मतलब येलो वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा, जी मतलब ग्रीन है 5 को रिप्रेजेंट करेगा, बी मतलब ब्लू जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा,
V मतलब वॉयलेट है वो 7 को रिप्रेजेंट करेगा, G मतलब ग्रे वो 8 को, और W मतलब जो व्हाइट है वो 9 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हर एक कलर कोड है ना, हर एक कलर कोड कितनी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी देख लिया, है ना। तो इस सारे हमने कलर कोड का मीनिंग देख लिए। बस अब हम बच्चों हर एक कलर कोड कितनी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लिया। बस अब हम कलर कोड से उस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना। अच्छे ध्यान रखना तुम्हें ना, अच्छे ध्यान रखना कि जो भी अच्छे ध्यान रखना कि जो भी कार्बन रेजिस्टर होता है उसमें 4 रिंग होती है, मतलब 4 कलर कोड होते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि जो पहले 2 कलर कोड होते हैं वो 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, है तो ये ध्यान रखना, अच्छे ध्यान रखना कि जो पहले 2 कलर कोड होते हैं वो 2 संख्याओं का मतलब 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ध्यान रखना कि जो तीसरा कलर कोड होता है वो 10 टू दी पावर को बताता है ना। और ध्यान रखना कि जो लास्ट कलर कोड होता है वो या तो गोल्डन होगा या फिर सिल्वर होगा, और लास्ट कलर कोड है वो परसेंटेज एरर को बताता है या परसेंटेज टॉलरेंस को बताता है। तो अच्छे ध्यान रखना तुम कि कोई भी कार्बन रेजिस्टर उसमें 4 कलर कोड होते हैं, तो अच्छे ध्यान रखना कि पहले 2 कलर कोड है ना, पहले 2 कलर कोड इन 2 डिजिट को या 2 संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरा कलर कोड है वो 10 टू दी पावर को रिप्रेजेंट करता है, और जो लास्ट कलर कोड होता है ना, जो लास्ट कलर कोड होता है वो या तो गोल्डन होगा या फिर सिल्वर, और जो लास्ट कलर कोड है वो इस रेजिस्टेंस में परसेंटेज टॉलरेंस या परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छे ध्यान रखना कि लास्ट कलर कोड या तो गोल्डन होगा या फिर सिल्वर होगा। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर लास्ट कलर कोड गोल्डन हो तो मन में ही समझ जाना कि, है ना, लास्ट कलर कोड गोल्डन हो तो मन में ही समझ जाना कि ये गोल्ड होगा मतलब ज्यादा शुद्ध होगा, ज्यादा शुद्ध होगा मतलब इसमें परसेंटेज एरर कम होगी, तो परसेंटेज एरर ±5% होगी। और लास्ट कलर कोड अगर सिल्वर हो तो समझ जाना कि वो कम कीमती है, मतलब कम शुद्ध है, इसमें एरर ज्यादा हो सकती है, तो ±10% होगी। तो ये ध्यान रखना कि पहले 2 कलर कोड 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा कलर कोड 10 टू द पावर को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट कलर कोड परसेंटेज एरर या परसेंटेज टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट याद रखना कि लास्ट कलर कोड अगर गोल्डन हो तो इसमें परसेंटेज एरर ±5% हो सकती है, और लास्ट कलर कोड अगर सिल्वर हो तो उसमें परसेंटेज एरर ±10% हो सकती है। बस अब हम कलर कोड से उसका रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। चलो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, और केवल ये एक क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा, उसके बाद सारे तुमको करने हैं ना, ध्यान से देखना। देखो इस बार, है ना, इस बार हमको दे रखा है कि बहुत छोटा सा कोई कार्बन रेजिस्टर है, ठीक है ना। ये चित्र में तो मैंने बड़ा बता रखा है, बाकी एक्चुअली साइज बहुत छोटी होती है, इतनी सी साइज होती है ना। तो ये मान लेते हैं कि, मान लेते हैं इस बार कोई छोटा सा कार्बन रेजिस्टर है और उस पर कलर कोड बने हुए हैं। तो जो पहली रिंग है वो रेड कलर की है, दूसरी रिंग ब्लू कलर की है, तीसरी रिंग येलो कलर की है, और चौथी रिंग गोल्डन कलर की है। गोल्डन कलर की इंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको तुम गोल्डन ही मानना है ना। तो वही ये कोई छोटा सा कार्बन रेजिस्टर है, उसमें पहली रिंग रेड, दूसरी ब्लू, तीसरी येलो और चौथी गोल्डन है। बस इस कलर कोड के बेसिस पर हमको इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना वो देखना है ना। तो चलो उसके लिए, है ना, उसके लिए सबसे पहले अपना मंत्र लिखेंगे, है ना। सबसे पहले अपना मंत्र लिखेंगे, तो अपना मंत्र क्या होता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया, वेरी गुड वाइन, है ना। और बस हर एक कलर किसके इक्विवेलेंट होगा वो देखना। मैंने चमका कर बताया था कि गिनती 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं। हर एक अक्षर का मतलब कौन सा कलर है वो हमको पता है। बस अब हम हर एक कलर कितने डिजिट के इक्विवेलेंट होगा वो पहले लिख देते हैं। पहले रेड, तो हमको अच्छे पता है कि रेड बताओ किसके इक्विवेलेंट है, 2, है ना, हमको पता है कि रेड किसके इक्विवेलेंट है, 2, तो रेड 2 इतने डिजिट के इक्विवेलेंट है। फिर ब्लू, तो हमको पता है कि ये ब्लैक, ये ब्राउन और ये जो होता है ब्लू, तो ब्लू कलर किसके इक्विवेलेंट है, 6 के इक्विवेलेंट है। फिर तीसरा कलर है येलो, तो हमको पता है येलो किसके इक्विवेलेंट है,
4 के इक्विवेलेंट है। बस अब इसका रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। है तो मैंने तुमको चमका कर बताया था ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पहले दो कलर कोड डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, पहले दो कलर कोड डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ, रेड मतलब 2, है ना, रेड मतलब 2 और ब्लू मतलब 6, तो होता जो रेजिस्टेंस है उसमें डिजिट क्या होगी 26। ये तो ध्यान रखा कि पहले दो कलर को डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेड में तो 2 और ब्लू में तो 6, तो जो रेजिस्टेंस है उसमें डिजिट क्या होगी 26 इनटू तीसरा कलर कोड जो होता है 10 टू द पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरा कलर कोड येलो है जो 4 के इक्विवेलेंट है, तो 10 टू द पावर 4। और जो लास्ट कलर कोड होता है वो परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम बताओ कि लास्ट कलर कोड गोल्डन है, और मैंने बताया था कि लास्ट कलर कोड गोल्डन हो तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा कीमती है, ज्यादा शुद्ध है, तो एरर कम होगी ±5%। तो बस इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 26 इंटू 10⁴ और एरर कितनी हो सकती है ±5%, ऐसे लिखेंगे। इस बच्चों मुझे बताने में भले टाइम लग गया, लेकिन तुम तो अब देखते ही कर सकते हो ना। ध्यान हटा कि पहले दो कलर को डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ रेड और ब्लू 2 और 6 के इक्विवेलेंट है, तो बस रेजिस्टेंस में डिजिट क्या होगी 26 इनटू तीसरा कलर कोड 10 टू द पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो तीसरा कलर कोड येलो जो 4 के इक्विवेलेंट है, तो 10 टू द पावर 4 आएगा। और लास्ट कलर कोड गोल्डन है, तो परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करेगा, तो गोल्डन है इसलिए परसेंटेज एरर ±5%। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है ना, तो इस कलर कोड में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जो कलर कोड होते हैं उसमें पॉइंट मतलब डेसिमल के लिए कोई जगह नहीं है ना। कई मूर्ख लोग ये करते हैं कि पहली दो डिजिट 2 इंटू 6 है, तो 2.6 इंटू 10⁴ ये लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अच्छे ध्यान रखना कि कलर कोड में पॉइंट या डेसिमल के लिए कोई जगह नहीं है। बस पहले दो कलर कोड रेड और ब्लू है, तो रेजिस्टेंस में डिजिट 26 इंटू तीसरा कलर कोड 4 है, तो 10⁴ ±5%, ये आ गया। तो इतना आंसर सफिशिएंट है ना, तो निकाले तो सफिशिएंट है, लेकिन तुम चाहो तो इम्प्रेस करने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। चलो एक 10 उसको उधार देते हैं, तो एक 10 उसको उधार देंगे तो कितना हो जाएगा 260। मैं लिख देता हूँ, एक 10 इसको उधार देंगे तो कितना आ जाएगा 260 इंटू 10⁻3, तो 260 इंटू 10⁻3 ओम को हम क्या लिख सकते हैं किलो ओम, ±5% ये आ गया। और इम्प्रेस करना हो तो और ज्यादा सॉल्व करके लिख सकते हो। बताओ ये 260 किलो ओम, ये ध्यान रखना, ये 260 किलो ओम प्लस माइनस ये 5% किसका है, 260 किलो ओम का 5% है। इतना समझते हो ना, तो 260 किलो ओम प्लस ये 5% किसका है बताओ, 260 किलो ओम का 5% है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इस वाली चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए कितना है 260 किलो ओम का 5%, तो 260 किलो ओम का मतलब इंटू और 5% मतलब 5/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13 किलो ओम, ये हो गया। तो इसके रेजिस्टर को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं 260 किलो ओम प्लस माइनस 13 किलो ओम। तो 260 प्लस माइनस 13 किलो ऐसा भी लिख सकते हो। तो वैसे इतना लिखना सफिशिएंट था, लेकिन एग्जाम में कई बार इसी चीज को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। शायद छठी सातवीं क्लास तुमने पास की होगी। चलो बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन मैं तुमको पूछ रहा हूँ ना, तो इस बार भी छोटा सा कार्बन रेजिस्टर है, और उसके ऊपर हमको दे रखा है एक पहली रिंग येलो कलर की है, दूसरी रिंग वॉयलेट कलर की है, तीसरी रिंग ब्राउन कलर की है, और चौथी जो रिंग है वो सिल्वर कलर की है। तो बस इसके बेसिस पर इस कार्बन रेजिस्टर का कलर कोड कितना हो, सॉरी, इसके बेसिस पर इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। देखो बच्चों, मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बताया था ना। कोई कार्बन रेजिस्टर के कलर कोड येलो वॉयलेट ब्राउन और सिल्वर है, इससे इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो बस सबसे पहले अपना मंत्र लिखेंगे, है ना, सबसे पहले अपना मंत्र लिखेंगे। तो मंत्र क्या लिखेंगे, बीबी रॉय मतलब ROY, ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया, वेरी गुड वाइन।
लिख सकते हैं ना फटाफट। तो वही ये बीबी रॉय, ये ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया, वेरी गुड भाई। हर एक कलर कितने के इक्विवेलेंट होगा, है ना, हर एक कलर कोड कितने डिजिट के इक्विवेलेंट होगा हमको पता है, हमको रटा हुआ है कि गिनती इसमें 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख सकते हैं, है ना। बस अब हर एक कलर कोड कितने डिजिट के इक्विवेलेंट होगा वो देखते हैं। तुम बताओ कि पहला येलो है, तो हमको होता है येलो कितने डिजिट के इक्विवेलेंट है 4। फिर वॉयलेट, तो वॉयलेट कितने डिजिट के इक्विवेलेंट है 7। फिर ब्राउन, तो ब्राउन कितने डिजिट के इक्विवेलेंट है 1, है ना। और सिल्वर तो परसेंटेज एरर को बताता है ना। बस अब हम इसका रेजिस्टेंस इजीली लिख सकते हैं। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पहले दो कलर कोड डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता येलो मतलब 4 और वॉयलेट मतलब 7। तो रेजिस्टेंस में डिजिट तो क्या होगी 47 होगी, इनटू तीसरा जो कलर कोड है वो 10 टू द पावर को बताता है। तो तीसरा कलर कोड ब्राउन है जो कि 1 के इक्विवेलेंट है, तो 10 टू द पावर 1 होगी। और लास्ट कलर कोड परसेंटेज एरर को बताया था, तो ध्यान रखना कि लास्ट कलर कोड अगर गोल्डन होता तब तो ज्यादा शुद्ध होता, एरर कम होती तब तो परसेंटेज एरर प्लस माइनस 5%। लेकिन इस बार लास्ट कलर कोड सिल्वर है, इससे परसेंटेज एरर प्लस माइनस 10% होगी। बस इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इतना होगा। वैसे तो इतना ही लिखना सफिशिएंट है, इतना ही लिखना सफिशिएंट है, लेकिन एग्जाम में कई बार थोड़ा घुमा करके दिया होता है, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। बताओ 47 इंटू 10 टू द पावर 1 करेंगे तो कितना आ गया, 470 ओम इतना आ गया, है ना, प्लस माइनस 10%। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो बताओ इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा 40, है ना। इसका रेजिस्टेंस 470 ओम तो होगा, लेकिन प्लस माइनस 10%। लेकिन ये 10% किसका है, 470 ओम का 10%। तो मैं लिख देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस 470 ओम तो होगा, लेकिन प्लस माइनस ये 10% किसका है बताओ, 470 का 10% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 470 का मतलब इंटू और 10% मतलब 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 47। तो बताओ इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 470 ओम प्लस माइनस 47। तो इसको 470 प्लस माइनस 47 ओम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। वो ऑप्शन कैसा रहा उस पर डिपेंड करता है। चलो बच्चों, इसमें क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में नीट 2018 में आया था, और अपने जेईई मेंस में भी ऐसे पूछे आ सकते हैं, उसको देख लेना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई कार्बन रेजिस्टर है और इसका रेजिस्टेंस हमको घुमा फिरा करके 8.6 प्लस माइनस 0.43 मेगा ओम ऐसा दे रखा है। तो हमको देखना है कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो उस कार्बन रेजिस्टर के कलर कोड क्या होंगे वो देखना है। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो बच्चों, मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, फिर भी एक बार बताया था ना। तो ये कार्बन रेजिस्टर है और इसका रेजिस्टेंस डराने के लिए हमको 8.6 प्लस माइनस 0.43 मेगा ओम ऐसा दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, तो है ना। तुम बताओ कि इसके रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 8.6 मेगा ओम प्लस माइनस 0.43 मेगा ओम, है ना। ये लिख सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 8.6 मेगा ओम प्लस माइनस 0.3 मेगा ओम ये लिख सकते हैं। अब देखो कोई स्मार्ट पर्सन है ना, तो कोई स्मार्ट पर्सन तो बिल्कुल डायरेक्ट बता सकता है। एक बताओ 8.6 के कंपैरिजन में 0.43 कितना परसेंट है, 5% है ना। तो ये किसी ने छठी क्लास ढंग से पास की हो तो उसको पता होगा कि बताओ 8.6 के कंपैरिजन में 0.43 कितना परसेंट है, 5% है। तो बताओ इस चीज को हम प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। लेकिन कई मंद बुद्धि होते हैं जो 5वीं या छठी क्लास भी पास नहीं की होती, ऐसे होते हैं, तो उनके लिए मूर्खों टाइप से कर भी सकते हैं। बस हमको मेनली ये देखना है कि 8.6 के कंपैरिजन में 0.43 कितना परसेंट है वो देखना है। तो उसके लिए ऐसा मान लो कि 8.6 इतने मार्क्स का एग्जाम है
और उसमें तुम्हारे 0.43 मार्क्स आ रहे हैं, है ना? तो तुम्हारे कितने परसेंटेज मार्क्स आए वो देखना है। तो तुम कर सकते हो। एक बताओ 8.6 इतने मार्क्स का एग्जाम है और उसमें तुम्हारे 0.43 मार्क्स आ रहे हैं, तो कितने परसेंटेज मार्क्स आ गए? इंटू 100% ऐसा कर लेंगे। आगे इसको सॉल्व कर लेना है। आगे इसको सॉल्व करना है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 20 से कैंसिल होगा तो 5%। तो इससे भी हम बोल सकते हैं 8.6 के कंपैरिजन में 0.43 कितना परसेंट है बताओ? 5%। लेकिन ये तो मूर्खों के लिए है ना। ताकि जो स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि 8.6 के कंपैरिजन में 0.43 कितना परसेंट है? 5%। बस बताओ। मैंने बताया इस रेजिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? 8.6 मेगा ओम प्लस माइनस 5% ये लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि जो कलर कोड होते हैं उसमें पॉइंट मतलब डेसिमल के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 8.6 मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 ओम प्लस माइनस इसको तो हम 5% बोल सकते हैं। चलो एक 10 का उधर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? एक 10 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 86 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम प्लस माइनस 5%। बस अब बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। बताओ डेसिमल से भी मुक्ति मिल गई। तो बताओ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो बस अब हमको पता चल गया कि ये जो दे रखा हो तो बच्चों को डराने के लिए, बाकी एक्चुअली उस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में 86 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस माइनस 5% ये। तो बस इसके कलर कोड लिखने हैं। बस उसके लिए वो अपना मंत्र लिखेंगे कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से क्या लाया? वेरी गुड भाई। गिनती 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख सकते हैं। बस अब हर डिजिट किस कलर के इक्विवेलेंट है वो भी देख सकते हैं। पहले 8 है तो हमको पता है कि जो 8 है वो किसके इक्विवेलेंट है? ग्रीन, सॉरी ग्रे यार, ग्रीन तो ये होता है, ग्रे तो उससे हल्का होता है, ये होता है। तो हमको पता है ये होता है जो 8 डिजिट है वो किस, है ना, जो 8 डिजिट है वो किसके इक्विवेलेंट है? ग्रे के इक्विवेलेंट है। फिर 6, तो बताओ जो 6 डिजिट है वो किसके इक्विवेलेंट है? ब्लू के। तो हम बोल सकते हैं कि पहले दो कलर कोड डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले दो कलर कोड क्या होंगे? 8 मतलब ग्रे और 6 मतलब ब्लू ये होंगे। फिर तीसरा कलर कोड 10 टू द पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 टू द पावर 5 है ना? 10 टू द पावर 5 है तो तीसरा कलर कोड क्या होगा? ये जी मतलब ग्रीन, ये होगा। और लास्ट में परसेंटेज एरर प्लस माइनस 5% है, और परसेंटेज एरर प्लस माइनस 5% है, इसलिए लास्ट कलर कोड कौन सा होगा? गोल्डन। बस इसके कलर कोड लिख सकते हैं ना। तो पहले दो कलर कोड डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिट 86 है तो पहले दो कलर कोड होंगे ग्रे और ब्लू। तीसरा कलर कोड 10 टू द पावर को रिप्रेजेंट करता है तो 10 टू द पावर 5 है और 5 ग्रीन के इक्विवेलेंट है, तो तीसरा कलर कोड ग्रीन। और चौथा कलर कोड परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर प्लस माइनस 5% है, इसलिए चौथा कलर कोड गोल्डन ही होगा। इस तरह से कलर कोड दे रखे हो तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, और रेजिस्टेंस दे रखा हो तुम कलर कोड भी इजीली निकाल सकते हो। चलो बच्चों सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि मेटेलिक रेजिस्टेंस की जगह रिमोट जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कार्बन रेजिस्टर का यूज क्यों होता है ना? मतलब छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मेटेलिक रेजिस्टर के कंपैरिजन में कार्बन रेजिस्टर यूज करने के क्या-क्या एडवांटेज होते हैं वो देखते हैं, है ना? तो पहले फर्स्ट एडवांटेज देख, जैसे शुरू में बता चुका हूँ, है ना? तो पहले फर्स्ट एडवांटेज देख सकते हैं। देखो पहला पहला और सबसे मेन एडवांटेज ये है कि कार्बन रेजिस्टर से हम बहुत लार्ज रेंज के रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। मतलब 3 ओम जैसा कोई छोटा सा रेजिस्टेंस भी अचीव कर सकते हैं, और 98 इंटू 10⁹ ओम जितना ज्यादा रेजिस्टेंस भी अचीव कर सकते हैं। सही है ना? पहला ये कि कार्बन रेजिस्टर से हम रेजिस्टेंस की लार्ज रेंज को कवर कर सकते हैं। मतलब 2 ओम 3 ओम जैसे कम वाले रेजिस्टेंस को भी अचीव कर सकते हैं, और 98 इंटू 10⁹ ओम जैसे लार्ज रेजिस्टेंस को भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एडवांटेज तो मैंने शुरू में ही बताया था, है ना? शुरू में ही बताया था कि मेटेलिक रेजिस्टर के कंपैरिजन में ये जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं वो बहुत छोटी साइज के होते हैं, इसलिए रिमोट जैसी छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिट बैठते हैं। और दूसरा ये होता है कि कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं वो
ग्रेफाइट से बने होते हो तो बहुत ही सस्ते होते हैं, है ना? जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस है, ये अगर तुम किसी एल्यूमीनियम या कॉपर जैसे किसी मेटालिक वायर से अचीव करोगे, तो हो सकता है कि ₹5000 लग जाए। लेकिन यही रेजिस्टर अगर तुम ग्रेफाइट से मतलब कार्बन रेजिस्टर से अचीव करोगे तो 5 पैसे भी नहीं लगेंगे, बहुत सस्ता होता है। और दूसरा, ये जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं वो है ना कॉम्पैक्ट मतलब स्मॉल साइज़ के होते हैं, सस्ते भी होते हैं और साथ में टेम्परेचर से भी बहुत कम इफेक्टेड होते हैं। जो मेटालिक रेजिस्टर होते हैं वो तो टेम्परेचर से भी काफ़ी इफेक्टेड हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन ये जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं वो ग्रेफाइट से बने होते हैं तो वो टेम्परेचर से बहुत कम इफेक्ट होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर भी उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट उतना के उतना ही रहता है। तो ये कार्बन रेजिस्टर और कलर कोड पूरे कंप्लीटली पढ़ चलो बच्चों लास्ट में एक बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई कार्बन रेजिस्टर है जो ग्रेफाइट से बना होता है। तो चलो मान लेते हैं कि कार्बन रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं वो टेम्परेचर से बहुत कम इफेक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा तो इफेक्ट होंगे ना? तो बताओ अगर कार्बन रेजिस्टर या ग्रेफाइट से बने रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाएँ, तो इन कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा वो देखना है। देखो, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना? पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बताया था, है ना? और बिल्कुल कंपैरेटिवली बताया था, है ना? मैंने चमका कर बताया था कि जो मेटालिक रेजिस्टर होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमीनियम, नाइक्रोम जैसे जो मेटालिक रेजिस्टर होते हैं, है ना? या जो कंडक्टर्स होते हैं, उसमें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं वो भी ग्रेफाइट से बने होते हैं, वो भी इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान रखना कि ग्रेफाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम में से जो सेमीकंडक्टर है, जो इंसुलेटर होते हैं उसमें तो उल्टा होता है। इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उल्टा रेजिस्टेंस घटता है। तो याद रखना कि कोई पूछे कि ग्रेफाइट से बने जो कार्बन रेजिस्टर है, उनका टेम्परेचर बढ़ाएँगे, तो प्रैक्टिकल आंसर तो ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन फिर भी कोई पिन चुभा कर पूछे तो बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं, वो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर इनकी कैटेगरी में आते हैं। तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हल्का-सा घटेगा ही।